हेलो। जीसेट पीवाईक्यू सीरीज का आज 9th लेक्चर है। हम लोग 2013 से 2024 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें 2016 पेपर 2 तक कंप्लीट हो चुका है अभी। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन बचा है, उसको हम लोग चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। आज स्टार्ट करेंगे 2016 का पेपर 3। इसका टोटल 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। क्या क्या कंप्लीट होगा? ये चारों टॉपिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल एंड सुप्रामोलिकुलर। ठीक है, ये चारों कंप्लीट हो जाएगा और ऑर्गेनिक हम लोग चैप्टर वाइज में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। among the following which has a graphite like structure? graphite like structure means sheet like structure होगा। ठीक है, ये बोरोन नाइट्राइड है और ये ग्रेफाइट है, दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर है। बट इसको बोरोन नाइट्राइड को और स्पेसिफिक अगर लिखना चाहोगे तो HBN, ये ज्यादा स्पेसिफिक वर्ड होगा, स्पेसिफिक टर्म होगा, HBN। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन सी सही होगा। ये सिलिकॉन कार्बाइड, ये SiC का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, मतलब सिलिकॉन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, कार्बन 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 कार्बन। और सिलिका भी ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। सिलिका का स्ट्रक्चर देखना है तो देख लो, थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, बट देख लो। इसमें क्या होता है, पहले यहाँ पे सिलिकॉन होता है, ऑक्सीजन, इधर OH। ठीक है, इधर ऑक्सीजन, फिर इधर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन वापस सिलिका से कनेक्ट रहता है। यहाँ पे 2 OH होते हैं सिलिका से कनेक्ट। ठीक है, और इधर जो एक O रहते हैं ये फिर एक सिलिका से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, इधर एक OH, इधर एक ऑक्सीजन। ठीक है, फिर इधर एक ऑक्सीजन, फिर ये सिलिका से कनेक्ट होते हैं। इसी इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन और इधर एक ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रक्चर ये लंबा चलते रहता है, बट शीट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है जैसा ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और बोराजिन का स्ट्रक्चर तो बताने जैसा है ही नहीं, ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, क्यूप्रिक एसीटेट मोनोहाइड्राइड एग्जिस्ट एज अ, देखो सबसे पहली बात तो ये एग्जिस्ट करता है किसमें? डाइमर फॉर्म में, ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसका अगर एक स्ट्रक्चर, एक जो होगा क्यूप्रिक एसीटेट मोनोहाइड्राइड, उसका अगर केमिकल फॉर्मूला लिखोगे ये कुछ इस तरह से होगा, CuCH3C O O2। ठीक है, ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे Cu है, इधर एक एसीटेट। ठीक है, ये इधर Cu, ये तो क्या पूछ रहा है? एग्जिस्ट एज अ, देखो सबसे पहली बात तो डाइमर है, तो मोनोमर को तो हटा दो, डाइमर डाइमर डाइमर। अब देखो एसीटेट ब्रिज कितना है? एक, इधर 2, ये 3, ये 4। तो हमारा एसीटेट ब्रिज कितना है? 4। तो डाइमर विथ 4 एसीटेट ब्रिज, हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाद बाकी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन IR4CO होल 2। देखो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? 18N, 18N माइनस TVE अपॉन 2। 18N मतलब नंबर ऑफ मेटल, यहाँ पे कितने हैं? तो 4। 18 इंटू 4 माइनस TVE, इसका निकालो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इरिडियम कोबाल्ट के फैमिली का है, तो 9 इंटू 4 प्लस एक CO2, तो टोटल 12, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 24, ये टोटल 60। ये -60 करो अपॉन 2, 18 चौक 72 माइनस 60 अपॉन 2, तो 12 माइनस 12 अपॉन 2, तो ये हमारा 6। तो टोटल 6 मेटल मेटल बॉन्ड है हमारा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो मेटल मेटल बॉन्ड के लिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, the reaction of PtCl4 2 minus with 2 equivalent of NH3 produce। देखो ये सिस प्लेटिन का रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ सिस प्लेटिन का ये रिएक्शन है। इसका आंसर है सिस Pt NH3 होल टू Cl2। अब ये रिएक्शन कैसे होता है वो जानना है, उसके लिए आपको ट्रांस इफेक्ट पता होना चाहिए। ट्रांस इफेक्ट क्या होता है?
गूगल कर लेना, ट्रांस इफेक्ट का सीरीज एक लंबा चौड़ा सीरीज आ जाएगा। उतना सीरीज तो मैं यहाँ पे लिख लिख के नहीं लाया, टाइम ज्यादा लगेगा। बट इसके लिए मैं बता देता हूँ, क्लोरीन का ज्यादा होता है NH3 से ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट का काम क्या है वो देख लो। सबसे पहले तो ये लिखो, Pt Cl Cl Cl, ठीक है। ये है 2 माइनस, ठीक है। इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं NH3 से, तो पहले क्या होता है, Pt एक पोजीशन पे NH3 आ जाता है, फिर Cl Cl Cl, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ट्रांस इफेक्ट। क्लोरीन का ज्यादा है या NH3 का है? ट्रांस इफेक्ट क्लोरीन का ज्यादा है। ये क्या करेगा, इसको वापस से धक्का मार के इसको निकाल देगा। इसको निकालेगा तो फिर से वापस NH3 आएगा, तो कुछ चेंज तो होगा नहीं। एक बार इसको धक्का मारेगा, ये बाहर निकलेगा, फिर NH3 यहीं पे आएगा। ये तो सिर्फ ऐसे ही चलता रह जाएगा। इसलिए ये क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट नहीं, इस क्लोरीन का ट्रांस इफेक्ट काम करता है यहाँ पे। ये इसको धक्का मारता है, फिर ये बाहर निकलता है, फिर यहाँ आके NH3 अटैच हो जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सिस प्लेटिन बनता है। ट्रांसफेक्ट का सीरीज उतना गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, इसलिए मैं लाया भी नहीं हूँ। आप एक बार देख लेना ट्रांसफेक्ट का सीरीज। ये ट्रांसफेक्ट की वजह से पहले एक बार NH3 यहाँ पे आता है, ठीक है। फिर ये Cl का ट्रांस इफेक्ट के कारण यहाँ पे NH3 आ जाता है, इसलिए ये सिस प्लेटिन होता है, ठीक है। सिस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, NH3 फिर Cl। इसका स्ट्रक्चर आप अच्छे से लिख लो, ज्यादा बेहतर होगा। Pt NH3 यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, ये है सिस्प्लेटिन, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन। देखो, इसका आंसर ऑप्शन ए दिया गया है आंसर की के अकॉर्डिंग, बट मुझे लगता है इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके लिए ना सिंपल डी ऑर्बिटल का ट्रांजिशन हम लोग पढ़ते हैं, यानी E2G से EG ट्रांजिशन, T2G2 3G, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें हम चेक करते हैं स्पिन फॉरबिडन है या स्पिन अलाउड है, या लेपोर्टे फॉरबिडन है या लेपोर्टे अलाउड है या लेपोर्टे पार्शियल अलाउड है। वो सब चेक करके हम लोग निकालते हैं कौन सा कलर है दे रहा है, कौन सा कलरलेस है। तो हमारा ओवरऑल जो सिंपल ट्रांजिशन होता है वो DD ट्रांजिशन होता है, ठीक है। यानी तो यहाँ पे पूछा गया है कलर फॉर ट्रांजिशन मेटल, या तो DD ट्रांजिशन ले, तो फिर LMCT MLCT, मतलब ओवरऑल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। अब यहाँ पे डी ऑर्बिटल का दिया गया तो इसमें स्पेसिफिक नहीं दिया गया है, तो डी ऑर्बिटल का स्पेसिफिक पूछे तो T2G से EG होना चाहिए, ठीक है। बट इस आंसर की के अकॉर्डिंग ए था, जो कि मैंने बता दिया। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेशन नंबर और एंड जियोमेट्री ऑफ सीरियम इन, देखो इसका हमको ज्योमेट्री पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। सबसे पहली बात तो NO3 कौन सा लिगेंड है? हर किसी को पता है ये बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। एक बार ऑक्सीजन सेंटर से बाइंड करेगा, एक नाइट्रोजन सेंटर से बाइंड करेगा। तो बाइडेंटेट लिगेंड, और कितना लिगेंड है? 6। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2 × 6, ये हो जाएगा 12। कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमारा 12 निकल गया, और यहीं से हमारा आंसर भी निकल गया, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आइकोसाहेड्रॉन होता है, ये याद रख लो। याद नहीं रखना है तो स्ट्रक्चर देख लो, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हो। ये है CeNO3 6 2 - ये बुक का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये स्ट्रक्चर है, ध्यान रखो। ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, और बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है, जो कि मैंने बता दिया, ठीक है। सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर से ही आप इसका आंसर निकल गया था। नेक्स्ट, द substance in which electron accepting atom is small and has a high positive charge is called। देखो, ये HSAB का क्वेश्चन है, मतलब हार्ट्स ऑफ एसिड बेस। ये इंपॉर्टेंट है, या भयंकर इंपॉर्टेंट है, काफी कंफ्यूजिंग भी है। ये इससे पहले भी मैंने एक बार बताया था, आज भी मैं एक बार यही चीज ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखोगे तो इस तरह का क्वेश्चन कभी मिस नहीं होगा। देखो इसमें क्या बोल रहा है, स्मॉल एटम इज स्मॉल एंड हाई पॉजिटिव चार्ज। देखो, स्मॉल आयनिक रेडियस, हाई पॉजिटिव चार्ज, ये मतलब हार्ड एसिड है ये, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ए है। बाद बाकी हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड,
हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस, एक बार पढ़ लेना, ध्यान रखना। यहाँ पे एक ये टर्म है लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे है होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एक बार ये याद रख लेना, और एक दो बार इस पे बेस्ड क्वेश्चन करोगे तो रह जाएगा याद। नेक्स्ट, फ्रॉम द सेट ऑफ थ्री कॉम्प्लेक्स, एक ये कॉम्प्लेक्स है, एक ये कॉम्प्लेक्स है, और एक ये कॉम्प्लेक्स है, प्रिडिक्ट द करेक्ट सीओ बॉन्ड ऑर्डर। देखो इसमें क्या क्या दिया गया है, पहले तो देखो बॉन्ड ऑर्डर प्रिडिक्ट करने के लिए एक ये याद रखो। ठीक है, ये लिगेंड है, ये इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, ये इधर डोनेट करेगा, ये इधर डोनेट करेगा। मतलब क्या, अगर मेटल सेंटर पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो क्या करेगा, मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाएगा और बॉन्ड लेंथ घटाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं यहाँ से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। अब सपोज यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो इतना यहाँ पे डालेगा, तो मतलब मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। जैसे ही मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा ये इधर ट्रांसफर करेगा, तो कार्बन और मेट ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, ये बढ़ेगा। अब देखो FeCO2 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस है, यहाँ पे माइनस, और ये 0 है। ठीक है, सबसे ज्यादा मेटल कार्बन का बॉन्ड कौन बढ़ाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है, और पूछ क्या रहा है हमारा CO, मतलब उसका उल्टा। ठीक है, ये 3 का सबसे कम होगा, उसके बाद 2, फिर 1। कैसे, देखो यहाँ पे 2 माइनस है, ये जितना ज्यादा इधर डालेगा ये उतना ज्यादा बाहर निकलेगा, मतलब CO का बॉन्ड कमजोर होगा, किसमें, ऑप्शन 3 में। ठीक है, उसके बाद -1 है, मतलब इससे कम डोनेट करेगा, बट कम तो करेगा ना कुछ, लेकिन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे तो कुछ मेटल के पास है ही नहीं डोनेट करने के लिए। ठीक है, इस दोनों के कंपैरिजन में कम है तो सही बट कम है। ठीक है, इसलिए हमारा सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर ये NiCO का हो जाएगा, NiCO होल 4, फिर CO CO होल 4 माइनस कोबाल्ट CO होल 4, फिर FeCO होल 4 2 माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा CO का बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, और अगर MC का बॉन्ड ऑर्डर पूछे, मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर पूछे, इसका डायरेक्ट उल्टा कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, बॉन्डिंग इन फेरोसिन इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय। देखो फेरोसिन क्या होता है, सबसे पहले तो वही देख लो, ये CP रिंग रहता है। ठीक है, is understood by the considering various bonding aspects, which one of the following aspects fit best। ठीक है, CP है साइक्लोपेंटा डाइनाइन, मतलब CP माइनस। ठीक है, ये CP माइनस है। अब ये CP माइनस है तो यहाँ पे Fe+2 में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसको और डिटेल्स में देखना है तो ये कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे -1 चार्ज है, इधर ये 5 मेंबरिंग होता है एरोमेटिक, इसमें -1 चार्ज है। ठीक है, इस दोनों का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ओवरऑल फेरोसिन तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होने के लिए यहाँ -1 है, यहाँ -1, तो Fe+2 पे भी -+2 होना चाहिए, Fe पे भी +2 होना चाहिए, तो Fe+2 है, यहाँ पे तो चार्ज नहीं दिया गया है, यहाँ पे Fe+2 है, और 2 𝛉5, मतलब ये जो 5 मेंबर का रिंग है तो कोऑर्डिनेशन साइड 5 है, मतलब पांचों से ये कोऑर्डिनेट किया है, इसलिए 𝛉5। सपोज कुछ इस तरह से हो, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो, तो 1 2 3 4, तो ये 𝛉4 हो जाएगा। ठीक है, कुछ ये इस तरह से अगर हो गया, suppose ये, तो 1 2 3, यानी ये 𝛉3 हो जाएगा। ठीक है, 𝛉5 CP माइनस, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। Fe+3 में तो है ही नहीं, Fe+3 में तो है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
इन द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब AAS, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, estimation of Fe+3 using O2/H2 flame, the absorptions decrease with the addition of, देखो इसमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्री एटम के या आयन, ठीक है, या ग्राउंड स्टेट फ्री आयन, ठीक है, ग्राउंड स्टेट फ्री आयन, मतलब एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसमें पूछ क्या रहा है, डिक्रीज किस में करेगा, देखो Fe+3 इसका एस्टिमेशन कर रहे हैं, डिक्रीज सबसे कम किस में करेगा, देखो इसमें सल्फेट जो है ये इसके साथ बॉन्ड बना के स्टेबल मॉलिक्यूल्स बन जाता है, ठीक है, स्टेबल मॉलिक्यूल्स बन जाता है। और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कौन बढ़ाएगा, जब फ्री एटम हो, ठीक है, इस वजह से सबसे कम हमारा बी में आएगा। क्लोरीन के साथ भी अच्छा बॉन्ड नहीं बनाता है, CO3 2 के साथ भी अच्छा बॉन्ड नहीं बनाता है, EDTA के साथ चिलेट तो करता है बट स्टेबल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स नहीं बनाता है एज सल्फेट, ठीक है। इसीलिए सबसे ज्यादा डिक्रीज किस में करेगा, सल्फेट के साथ हमारा डिक्रीज करेगा, SO4 2, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म theoretical plate in chromatography is used to estimate the efficiency of a column। कॉलम की एफिशिएंसी को एस्टिमेट करने के लिए जो टर्म यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं थियोरेटिकल प्लेट्स। इसके बेस्ड एक और क्वेश्चन है जो आगे हम देखेंगे, वहां पे एक फॉर्मूला भी है, वो भी हम वहीं पे समझा देंगे। नेक्स्ट, कंपाउंड शोज अ PMR पीक, अच्छा NMR का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। एट 240 हर्ज डाउनफील्ड फ्रॉम द TMS पीक इन ए स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेटिंग एट 16 मेगाहर्ट्ज, केमिकल शिफ्ट इन ppm। देखो केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है शिफ्ट डाउनफील्ड फ्रॉम TMS अपॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁶, क्योंकि ppm में पूछा है। अब देखो ये कितना दिया गया है, 240 हर्ट्ज, स्पेक्ट्रोस्कोप फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है, 60 मेगा हर्ट्ज, इंटू 10⁶। ये करोगे तो 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इस पे तो निगेटिव मार्क होता नहीं है, तो 0 मार्क्स मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर्ट्ज है, यहाँ मेगा हर्ट्ज है, तो इसको भी हर्ट्ज में पहले कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। 250/60, 1 मेगा हर्ट्ज इक्वल टू 10⁶, तो यहाँ पे 10⁶ आ जाएगा, इंटू 10⁶, जो कि ppm में बदलने के लिए हम लोग यूज कर रहे थे। यहाँ से ये दोनों कट जाएगा और हमारा आंसर 4 आ जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखना है बस। नेक्स्ट, द ESR स्पेक्ट्रम ऑफ एंथ्रासिन रेडिकल एनाइन कंसिस्ट ऑफ, देखो ESR स्पेक्ट्रम पूछ रहा है किसका, एंथ्रासिन रेडिकल एनाइन का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2Ni+1। एंथ्रासिन में I का वैल्यू हाफ होता है, और एंथ्रासिन में जो हमारा प्रोटॉन होता है वो 3 टाइप का प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। पहला होता है 2, दूसरा होता है 4 और तीसरा होता है 4, मतलब एक टाइप का 2 प्रोटॉन, दूसरे टाइप का 4 प्रोटॉन और तीसरे टाइप का भी 4 प्रोटॉन होता है, ठीक है। उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 2Ni+1 इंटू 2Ni+1 इंटू 2Ni+1, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, n के जगह एक बार 2 रख दो, 2 इंटू 2, और i तो हाफ ही होगा, +1, फिर 2 इंटू 4, i तो हाफ ही होगा, +1, फिर 2 इंटू 4, i तो हाफ होगा, +1, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा। देखो ये कट जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये हो गया 3 इंटू 4 1 5, 5 इंटू 4 1 5, यहाँ भी 5,
ये हो जाएगा 75 लाइन्स आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, among the following diatomic molecules which one will show EPR signal। इसका आंसर की ए दिया गया जो कि कतई सही नहीं है। ठीक है, ईपीआर के लिए हमको क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब कोई मूर्ख भी बता देगा जो N2 में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड है। ठीक है, N2 में भी नहीं है, HCl में भी नहीं है। देखो प्रोटीन में कुछ टाइप के प्रोटीन में है, कुछ टाइप के प्रोटीन में नहीं होते हैं, और यहाँ पे कौन सा प्रोटीन दिया गया वो स्पेसिफिक नहीं है, तो इसलिए हम इसको भी नहीं मानेंगे। SO2, SO2 में भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन अगर SO2 माइनस या SO2 रेडिकल फॉर्म में दे दे, ठीक है, तो वो ईपीआर सिग्नल देगा। SO2 अगर दे रहा है, तो अगर SO2 माइनस है या SO2 रेडिकल है तो ईपीआर सिग्नल देगा, वरना SO2 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, बट इसमें अगर हमको किसी को चूज करना हो तो हम तो ऑप्शन सी को ही चूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इन DTM मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन और ट्रांजिशन transitions produce endothermic heat except, देखो endothermic heat except सम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाँ इसमें भी होता है कुछ टाइप के एक्सोथर्मिक, सम डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें भी कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहाँ पे सम लिखा गया, अगर ऑल लिखा रहता तो हटा देते। क्रिस्टलाइन इन्वर्जन, इसमें भी कुछ होते हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारे दिखाते हैं। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन डी ही बेस्ट होगा, यहाँ पे हर जगह सम लिखा गया है इसीलिए। ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल दे तो नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंडोथर्मिक भी होते हैं, कुछ एक्सोथर्मिक भी होते हैं, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी ही बेस्ट है। नेक्स्ट, मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट आइसोटोप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन मास बाय चार्ज रेशियो। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इक्वेशन n इक्वल्स टू 16 TR अपॉन W, यहाँ पे होल स्क्वायर है, इज यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ, देखो मेजरमेंट ऑफ कॉलम इफिशियंसी अभी जो बताए थे। ठीक है, अब इसमें कौन सा क्या है वो डिनोट करते हैं किसको किससे, वो एक बार लिख लो। यहाँ पे n इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा कॉलम इफिशियंसी, या नहीं नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट्स, कॉलम इफिशियंसी नहीं, नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट्स लिखो। नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट्स, TR हमारा है रिटेंशन, अरे ये कौन सा रिटेंशन है, रिटेंशन टाइम किसका, एनालाइट का। ठीक है, और W है हमारा विड्थ ऑफ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी पीक कहाँ का, एट बेस। ठीक है, ये फॉर्मूला था है कॉलम की इफिशियंसी निकालने का, बट इसमें n इक्वल टू होगा नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स, TR होगा रिटेंशन टाइम, एंड W होगा विड्थ ऑफ क्रोमेटोग्राफी पीक एट बेस। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हैज आयरन इन, देखो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है, बट इसका आंसर ऑप्शन बी है, और जो कि सही भी है। देखो डीऑक्सी फॉर्म में क्या होता है हमारा Fe+2 होता है हाई स्पिन में। ठीक है, और एक चीज ऑक्सी फॉर्म में हमको पता है जो डाई मैग्नेटिक होता है, डाई मैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या मान के चलते, डीऑक्सी फॉर्म में Fe+2 है, और ऑक्सी फॉर्म में Fe+2 लो स्पिन है। ठीक है, बट कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता है, क्या होता है Fe+3 होता है और लो स्पिन होता है।
अब आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, ये कैसे पॉसिबल है? Fe+3 और वो भी लो स्पिन। देखो 1 2 3 4, यही बना लेते, 1 2 3 4 5, ये तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Fe+3 लो स्पिन में कैसे पॉसिबल है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो डाई मैग्नेटिक हो। ठीक है, ये यहाँ पे डाउट है, बट इसका आंसर Fe+3 ही है। होता क्या है वो देखो, Fe+2 जो कि डीऑक्सी फॉर्म में है, ये क्या करता है, O2 के साथ बाइंड करता है। O2 के साथ जैसे ही बाइंड करता है, ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन एक इसको देता है। जैसे ही ये बाइंड करता है, ये Fe+3 में आ जाता है। ठीक है, सॉरी, ये इसको एक अपना इलेक्ट्रॉन देता है। Fe+3 और O2- कुछ इस तरह से बाइंड हो जाता है। ठीक है, और इसमें स्पिन भी चेंज होता है। ठीक है, स्पिन भी चेंज होता है। कैसे चेंज होता है वो देखो, Fe+3 लो स्पिन, ये रहा, स्पिन चेंज हो गए। अभी ये क्या है, अभी ये प्लस हाफ था, ये स्पिन माइनस हाफ हो जाता है। और इधर ऑक्सीजन वाला जो एक रहता है, वो इसका ये माइनस हाफ हो गया, ये प्लस हाफ हो गया, इस वजह से डायमैग्नेटिक बन जाता है। ये एक रिसर्च पेपर का डेटा है, जो मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं समझना है तो वो भी सही है। इसमें सिर्फ ये याद रखो, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन हो या मायोग्लोबिन हो, इसमें Fe+2 हाई स्पिन होता है। ठीक है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो या मायोग्लोबिन हो, इसमें Fe+3 लो स्पिन होता है। ठीक है, ये एक रिसर्च पेपर का डेटा है। ये दोनों याद रखो और कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसका डेटा चाहिए सच में तो कमेंट कर देना, मैं दे दूंगा। वो भी एक रिसर्च पेपर से मैं ये लिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, अपॉन ऑक्सीजनेशन ऑफ मायोग्लोबिन, ठीक है, आयरन एटम्स गोज इन द प्लेन ऑफ फोर फायरिंग नाइट्रोजन। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। डिऑक्सी फॉर्म में क्या होता है, सपोज ये एक फोर फायरिंग रिंग है, तो ये आयरन सेंटर थोड़ा ऊपर रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ऑक्सी फॉर्म में आता है, ये वापस फोर फायरिंग रिंग के सेंटर में आ जाता है, जो कि एक प्लेन में आ जाता है। हमारा ये स्टेटमेंट सही है। ओडेंसन नंबर ऑफ आयरन गोज टू 4, नहीं, वो रिमेन्स 6 ही रहता है। Fe+2 इज नॉट प्रेजेंट इन प्लेन ऑफ फोर फायरिंग, ये हमारा डीऑक्सी में होता है, ऑक्सी में नहीं। डीऑक्सी फॉर्म में हमारा फोर फाइंडिंग से एबव रहता है, अराउंड 1.4 एंगस्ट्रॉम या कुछ तो है, वो हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 1.4 के अलावा कुछ तो रहता है, जो फोर फाइंडिंग से एबव द प्लेन रहता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। मॉलिक्यूल्स बिकम पैरामैग्नेटिक, नहीं, अभी बताए ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारा डायमैग्नेटिक है। ठीक है, डायमैग्नेटिक, हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट लेमडा मैक्स एट लॉन्गर वेवलेंथ? लेमडा मैक्स पूछ रहा है, लॉन्गर वेवलेंथ। देखो, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए क्या सबसे जरूरी है इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ होगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें एक भी कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें भी एक भी कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें एक कॉन्जुगेशन है। ठीक है, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है। कॉन्जुगेशन की बात करोगे तो डी में ज्यादा कॉन्जुगेशन है सी के कंपैरिजन में, तो सबसे ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ किसका होगा? डी का होगा। सबसे सिंपलेस्ट वे है इस तरह से सॉल्व करने का क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्जुगेशन जिसका ज्यादा उसका लॉन्गर वेवलेंथ होगा। ठीक है, इसमें 3 पाई बॉन्ड है और कॉन्जुगेशन में है, तो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन इसका होगा। इस पे 2 पाई बॉन्ड है और कॉन्जुगेशन में है, बट डी से कम हो जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड ज्यादा है। नेक्स्ट, which of the following is not a common detector for gas chromatography? Okay, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर, नहीं, ये तो HPLC का डिटेक्टर है। फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर, ये मोस्ट कॉमन डिटेक्टर होता है गैस क्रोमेटोग्राफी का, मोस्ट कॉमन डिटेक्टर। थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, ये एक यूनिवर्सल डिटेक्टर है जो गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है, यूनिवर्सल डिटेक्टर। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर हमारा किस में यूज होता है? हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यानी HPLC में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट, 5 moles of toluene and 3 moles of benzene are mixed together at 1 atm and 25 डिग्री C। ठीक है, मतलब बेंजीन का मोल्स पूछ रहा है, मोल्स ऑफ बेंजीन। देखो, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? मोल्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन को डायरेक्ट बी लिखते हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मोल्स ऑफ बेंजीन कितना दिया गया? 3। टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 5, टॉल्विन का 5 है तो 3/8। आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन बी। इसमें इससे ज्यादा क्या समय लेना है? ठीक है, नेक्स्ट, when mu equals to mu naught the standard chemical potential then फुगासिटीज। देखो, इसके लिए कि इक्वेशन हमें याद रखना पड़ेगा तो हो पाएगा, वरना थोड़ा मुश्किल है। म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस RT ln f। ठीक है, यहीं से ये क्वेश्चन आया है। इसमें क्या बोला? म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट, मतलब म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? RT ln f। यही होगा, इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा हमको। म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट अगर करना है तो हमको तो इस टर्म को 0 करना पड़ेगा, यानी इस टर्म को हमको 0 करना पड़ेगा, तो ही हमारा म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट होगा। नहीं समझे? देखो, म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट हमको दिया गया है, जो ऐसा हमको कंडीशन है। तो म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट कब होगा? जब इसको हम भूल जाएंगे। इसको कब भूलेंगे? जब 0 आएगा। ठीक है, ये इसको 0 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? RT ln f को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? R तो 0 हो नहीं सकता, टेम्परेचर भी 0 हो नहीं सकता, तो हमारा ln f है। ln f 0 करने के लिए क्या करना होगा? f इक्वल्स टू 1। ln 1 इक्वल्स टू 0 होता है ना, f इक्वल्स टू 1, यानी फ्यूगासिटी इज यूनिटी या फिर डायमेंशनलेस। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन याद होता तो बहुत ही इजी है, वरना ढूंढते रह जाते फिर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इज। देखो, ये समझने से पहले एक छोटा सा चीज देख लो। एक डब्बा बनाओ, सत्य, प्रकाश, वेरी, राइट। ठीक है, इसको इधर एरो मारो, इसको इधर। ठीक है, P अपॉन E इक्वल्स टू S अपॉन V, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा V। ये कौन सा इक्वेशन है? ये है हमारा क्लासियस इक्वेशन। क्या है हमारा? क्लासियस इक्वेशन। ठीक है, और हमको ये भी पता है डेल्टा S इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन T। तो क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन T डेल्टा V। इसी को हम लोग लिखते हैं dp अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे t होगा ना, dp अपॉन dt इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन T डेल्टा V। ठीक है, इन केस ऑफ वेपोराइजेशन, इन केस ऑफ वेपोराइजेशन, ये क्या हो जाता है? इसमें बहुत लंबा डेरिवेशन उतना नहीं करवा सकते हम अभी। इन केस ऑफ वेपोराइजेशन लंबा डेरिवेशन है, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है DlnP। एक मिनट, DlnP अपॉन dt इक्वल्स टू डेल्टा H अपॉन RT। ठीक है, ये निकल के आता है हमारे पास। ये कहाँ पे है? ऑप्शन सी में प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्लासियस इक्वेशन है, ये हमारा क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन ये है, जो हम इन केस ऑफ वेपोराइजेशन से इंटीग्रेशन में लाते हैं इसको। तो ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, consider the binary mixture boils and its vapor pressure condense at the same temperature when it is prepared by
मिक्सिंग 60 ग्राम ऑफ ए एंड मॉलिकुलर वेट इसका दिया गया 40 ग्राम एंड 120 ग्राम ऑफ बी, इसका मॉलिकुलर वेट दिया गया 80 ग्राम। द एजोट्रोपिक कंपोजिशन वुड हैव, देखो सबसे पहले तो इसका मोल्स निकालो। मोल्स ऑफ ए क्या हो जाएगा 60/40, ये 1.5। मोल्स ऑफ बी 120/80, इसका भी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या, मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं जो आता होगा। ठीक है, यहाँ से हम मोल्स निकाले। अब हमको क्या निकालना है, ये भी हो जाएगा 1.5। अब हमको मोल्स ऑफ ये निकालना है एक्स ए और एक्स बी। एक्स ए के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसका मोल्स लो अपॉन टोटल मोल्स 1.5 प्लस 1.5। ए का मोल्स लो प्लस डिवाइड कर दो टोटल मोल के, तो वो हो जाएगा 0.5। उसी तरह एक्स बी निकालो, बी का कितना मोल्स है 1.5 अपॉन 3, ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो एक्स ए एंड एक्स बी हमारा 0.5 है आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर द ऑर्थोगोनल कंडीशन। ठीक है, ये कुछ दिया गया ऑल स्पेस साई स्टार साई इंटू डी टॉप। ठीक है, ऑर्थोगोनल मीन्स ये इक्वल्स टू जीरो होगा। ये इक्वल्स टू जीरो तभी होगा जब हम ये बोलेंगे साई स्टार और साई। इसको और प्रॉपर तरीके से लिखना है तो कुछ इस तरह से लिख सकते हो, साई स्टार साई एम साई एन डी टाउ इक्वल्स टू जीरो, मतलब साई एम एंड साई एन ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, वेयर एम डज नॉट इक्वल्स टू एन, यहाँ पे एम एन को हटा के एक में स्टार दे दिया, एक को नॉर्मल रहने दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा ऑर्थोगोनल कंडीशन है जो क्वांटम केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आंसर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ऑर्थोगोनल मीन्स इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो मीन्स साई स्टार और साई इज ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, आंसर ए हमारा हो जाएगा। 25 क्वेश्चन आज हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं, या तो 25 हो गया या तो 24 होगा। उसके बाद जो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन होगा उसको हम चैप्टर वाइज में करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।